गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जो टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके पहले वाले में हम आप लोगों को पढ़ा चुके थे भारत का भूगोल, ये कैसे कैसे उसको हम लोग डिवाइड किए हैं। आज उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम कर रहे हैं भारतीय भूगोल की संरचना। कि भारतीय भूगोल की संरचना में हम लोग कैसे कैसे क्या क्या पढ़ेंगे। तो भारतीय भूगोल की संरचना में जो हम सबसे पहले जो बात करेंगे, हम लोग स्थिति और विस्तार के बारे में बात करेंगे कि हमारी स्थिति और विस्तार क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट ये उत्तरी अक्षांश, यानी हमारा जो भारत का जो स्थिति और विस्तार में सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। यानी अगर हम लोग भारत के डायरेक्शन की बात करेंगे कि भारत का क्या है भाई स्थिति, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अप्रॉक्स इन दोनों के बीच 30 डिग्री का अंतर है और इन दोनों के बीच भी 30 डिग्री का अंतर है। तो ये 30 डिग्री अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? तो एक एग्जांपल के तहत हम लोग देख रहे हैं। देखिए, जैसे हमारा जो सबसे पूरब का जो क्षेत्र है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग चर्चा करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय कितने बजे होता है, तो सूर्योदय की अगर हम लोग देखेंगे तो सूर्योदय होता है सुबह में 5, एग्जांपल मान लीजिए 5 AM, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग गुजरात की बात करेंगे जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है, तो गुजरात में जो सूर्योदय जो होता है ये होता है 7 बजे, यानी सुबह का 7 बजे। तो दोनों के बीच 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो दोनों के बीच 2 घंटे का अंतर होने का कारण क्या है, यानी 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 4 मिनट, सबको पता है 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। तो अब जब हम यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि कैसे इन दोनों के बीच यानी 2 घंटे का अंतर होने का कारण क्या है। तो सबसे पहला देखेंगे 2 घंटे का अंतर होने का कारण कि 2 घंटा इक्वल टू क्या होता है, यानी 2 घंटे इक्वल टू इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 120 मिनट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा 4 मिनट है, ठीक है। तो 4 से अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो 30, यानी ये जो 30 डिग्री है ये 30 डिग्री, ठीक है। यानी यही 30 डिग्री के कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये डायरेक्शन को आपको दिमाग में रखना है कि भारत की अगर हम लोग बात करेंगे कि कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर स्थित है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के ये डिग्री पर फैला। यानी ये जो हो गया ये उत्तरी अक्षांश, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में फैला है। दूसरा जो क्वेश्चन जो पूछेगा कि क्या रीजन है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 2 घंटे का अंतर पाया जाता है सूर्योदय में, तो सीधे आपको करना है 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हम जो कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, इससे आपको बताया गया कि 30 डिग्री अंतर होता है जिसके कारण इन दोनों के बीच 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। किसमें? सूर्योदय में, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ रहे हैं, इसी को आगे हम ये कर रहे हैं। अब देखिए कि भारत की अगर लंबाई और चौड़ाई की बात करेगा कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो लंबाई और चौड़ाई की बात करेगा तो ध्यान रखेंगे कि भारत का सबसे लंबाई, यानी देखिए ये नीचे की ओर जा रहा है, यानी ये सबसे लंबा, और ये अगर हम लोग ऐसे बात करेंगे तो यानी ये पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, याद रखिएगा, यानी नॉर्थ से साउथ, यानी ये सबसे लंबा है। यानी ये हो गया कितना 3214 किलोमीटर, और ये कितना हो गया, ये हो गया ईस्ट से वेस्ट, यानी ईस्ट से वेस्ट में कितना हो गया, ये कितने हो गए, तो ये अगर इन दोनों के बीच बात करेंगे
तो इन दोनों का होता है 2933, यानी 2933 किलोमीटर जो होगा वो पूरब से पश्चिम, यानी भारत का पूरब से पश्चिम की अगर हम लोग लंबाई की बात करेंगे तो वो होता है 2933, और उत्तर से दक्षिण की ओर बात करेंगे तो 3214 किलोमीटर। अब एक और आगे हम लोग ध्यान दीजिएगा कि इन सभी चीजों के अलावा हम पहले ही बता चुके हैं कि भारत की स्थिति और विस्तार, यानी भारत की जो संरचना पढ़ाएंगे उसमें हम हर एक चीज को रखेंगे जो आपको पहले चैप्टर में ही, यानी जो ये चैप्टर जो है, जो टॉपिक जो हम लोग है भारत की संरचना, उसमें आपको हर एक चीज आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, आसानी से। यानी फिर आपको कोई दूसरा टॉपिक में उतना मेहनत नहीं करना है जितने आपको पहले टॉपिक में, और वो भी क्या है, आपको बस केवल समझते जाना है। ठीक है, तो ये आप हम लोग अभी तक दो चीजों को देखे। आगे अभी हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, ये हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं कर्क रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा। इन दोनों की चर्चा करेंगे कि कर्क रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा का कैसे हमारे यहाँ विस्तार है। ठीक है, तो देखिएगा कर्क रेखा जो है, ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच राज्य से होकर गुजरती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम लोग बात करेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये भारत के बीचों बीच, याद रखिएगा, यानी ये इंडिया के बीच से क्रॉस करती है। ठीक है, इंडिया के ये बीच से कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, यानी भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अब इसके हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से राज्य इसको क्रॉस करती है। तो कुल जो राज्य जो क्रॉस करती है, ये राज्य अगर हम लोग बात करेंगे कि टोटल कितने राज्य, ठीक है, कर्क रेखा से यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्रॉस करते हैं, तो टोटल जो होते हैं वो 8 राज्य हैं जो भारत के राज्यों से क्रॉस करती है, यानी 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो गुजरती है, तो गुजरती है यानी सबसे पहला गुजरात, याद रखिएगा, यानी जो सबसे पश्चिम में जो है वो गुजरात, और सबसे अगर हम लोग पूरब की बात करेंगे तो सबसे पूरब में मिजोरम। ठीक है, सबसे पूरब में मिजोरम। इसके बाद हम लोग देख लेंगे ध्यान से, इसके बाद आपका राजस्थान आ गया, कि राजस्थान से भी क्रॉस करती है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य कौन है, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से भी क्रॉस करती है। उसके बाद क्या है, झारखंड, यानी पहले बिहार था, तो बिहार से अलग होने के बाद झारखंड हो गया, तो यानी झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से भी कर्क रेखा गुजरती है, और आगे चलकर त्रिपुरा और मिजोरम, तो मिजोरम तो यहाँ कर ही दिए हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसमें दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा कि कर्क रेखा पश्चिम में, सबसे पश्चिम में कहां से गुजरती है, तो सबसे पश्चिम में जो गुजरती है वो गुजरात से गुजरती है, और सबसे पूरब में जो गुजरती है वो मिजोरम से गुजरती है। ठीक है, उसी तरह हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा की बात करेंगे, तो प्रधान मध्याह्न जो हमारा रेखा है, प्राइम मेरिडियन जो लाइन है, ध्यान रखिएगा कि ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है ये हमारा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ई पे, 82.5 डिग्री ई पे निर्भर करता है, यानी 82.5 डिग्री ईस्ट पर, यानी ईस्ट का ई कहने का मतलब ईस्ट, यानी पूरब में स्थित है। अब ये कहाँ स्थित है भाई, तो इसका ध्यान रखिएगा कि ये जो स्थित है ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी इलाहाबाद कह सकते हैं, इलाहाबाद के नजदीक। और भी अगर आपको नियर अबाउट जाना है तो मिर्जापुर जो जगह है, तो वहां से 82.5 डिग्री जो ईस्ट है वो सिचुएटेड है। अब ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रधान मध्याह्न रेखा, जिस तरह से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसी तरह से प्रधान मध्याह्न जो रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये 5 राज्य कौन है, तो आपको तो पहला राज्य मिल गया यहाँ पर कि पहला राज्य उत्तर प्रदेश। इसके अलावा तो हम पहले उत्तर प्रदेश नहीं लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को एम से इंडिकेट करेंगे। मध्य प्रदेश से अलग हुआ क्या, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को हम लोग सी से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से भी होकर गुजरती है, तो आंध्र प्रदेश, तो इसको हम लोग ए से इंडिकेट करेंगे। फिर उड़ीसा से,
क्रॉस करती है तो उड़ीसा को ओ से इंडिकेट करेंगे, और लास्ट में उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश को यू से इंडिकेट करेंगे। यानी एक मेरा फॉर्मूला बन गया मकाऊ, यानी प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन जो है वो 82.5 डिग्री पे तो सिचुएटेड है ही, और ये भारत के जो 5 राज्यों से होकर जो गुजरती है उसको हम लोग फॉर्मूले तरीके से याद कर सकते हैं मकाऊ। ठीक है, यानी मकाऊ फॉर्मूला हम याद करेंगे, उस माध्यम से ठीक है हमारा प्रधान मध्याह्न रेखा बन जाएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत के किन राज्यों से प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है तो आपको याद रखना है मकाऊ, यानी एम से मध्य प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा और यू से यूपी। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि देखिए इसमें जो मेन जो टॉपिक है भारत की संरचना में, ठीक है, उसी को हम पढ़े, यानी हम उसी को इसमें इंडिकेट करेंगे, क्योंकि काफी लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो उसको फिर हम लोग क्लास में करते ही हैं और बताते ही है, लेकिन जो हम ये नहीं चाह रहे कि जो वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए और उबाऊ हो जाए और आप लोग को दिक्कत आए, तो इसीलिए हम इसमें मेन जो टॉपिक जो होगा उसी से हम लोग उसी को कवर करेंगे, ताकि आपका एग्जाम जो है वो पूरी तरह से क्लियर रहे। ठीक है, एग्जाम में आप लोग कहीं भी कंफ्यूजन की दृष्टि आप लोग का दृष्टि ना हो, यानी कंफ्यूजन जो होगा तो फिर आप लोग के लिए प्रॉब्लम्स होंगे। तो कंफ्यूजन नहीं होने के कारण इस जो वीडियो जो बनाया जा रहा है वो एग्जाम के व्यू से ही बनाए जा रहे हैं, ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, जो सबसे जो इंपॉर्टेंट इसमें जो टॉपिक जो देखा जा रहा है, देखिए अब अगर पूछा जाए कि अब जो ये पूरा जो भारत है, सब लोग जान रहे हैं कि 15,200 किलोमीटर इसकी पूरी जो लंबाई जो 15,200 किलोमीटर, वो कैसे इसको हम लोग ये बाइफरकेट करते हैं, कैसे इसको डिवाइड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है किसी ना किसी देश से, स्थलीय से, जलीय से। तो ध्यान रखिएगा, तो अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि स्थलीय यानी स्थलीय तरीकों से हम लोग किन किन देशों के साथ भारत जुड़ा हुआ है, यानी भारत जो जुड़ा हुआ है ये स्थलीय यानी स से है, ये 7 देशों के साथ, यानी स्थलीय जो सीमा जो बनाती है, याद रखिएगा स्थलीय जो सीमा जो है भारत का वो 7 देशों के साथ टच करती है। ये 7 देश कौन है? तो एक चीज याद रखिएगा, ये 7 जो देश हैं ये इनको हम लोग फॉर्मूला से याद करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि बड़े हो गए, हमको बैंक में जाना है, तो बैंक में जाएंगे तो भाई क्या, बचपन। और आजकल लोग ख्वाब रखता है क्या भाई कि हम एमबीए कर लें, ये कर लें। आजकल कहाँ कोई कंपटीशन की ओर नहीं, एमबीए की ओर। तो बचपन में एमबीए, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, बचपन में एमबीए आपको फॉर्मूला याद रखना है, बचपन में एमबीए। इसी से आपका ये स्थलीय सीमा वाली जो देश है वो आपको आपके सामने आ जाएंगे। तो ब से हो गया बांग्लादेश, याद रखिएगा, यानी बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा भारत बनाती है। उसके बाद चीन है, चीन के साथ, फिर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ सीमाएं बनाती है। फिर है नेपाल, यानी नेपाल के साथ। फिर यहाँ पर हो गया म्यांमार, यानी म्यांमार के साथ। फिर हो गया यहाँ पर भूटान, ठीक है, भूटान के साथ हमारी सीमाएं बनती हैं। और फिर हो गया यहाँ पर अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा भारत बनाती है, कम दूरी की। और सबसे लंबी जो सीमा जो बनाती है ये बांग्लादेश के साथ हमारी सीमाएं बनती हैं। यानी भारत की जो स्थलीय जो सीमा है वो 7 देशों के साथ बनती है। इसका फॉर्मूला है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, यानी बचपन। उसके बाद म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, यानी एमबीए। यानी बचपन में जो एमबीए जो हम याद रखेंगे तो ये हमारी जो सीमाएं जो बनाएंगी ये बचपन में एमबीए के अकॉर्डिंग हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो इन देशों के साथ हमारी जो सीमा जो बनती है, इसमें एक और क्वेश्चन जो पूछेगा कि सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, स्थलीय सीमा बनती है, तो बांग्लादेश के साथ।
और सबसे कम जो सीमा जो बनती है वो किस देश के साथ, तो ये अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, नोट कर लीजिए, 2 मिनट हम हट जा रहे हैं। चलिए अब आगे देखेंगे। अब देखिए कि अब ये जो भारत जो है, अब जब इसका हम लोग विस्तार देखेंगे तो काफी शुरू से भी देखा गया कि भारत का विस्तार काफी लंबा रहा। तो अब इसके लिए अब हमारी जो संस्था है, बहुत सारी संस्थाएं जो काम करती हैं, ठीक है, उनमें एक विश्व स्तर की संस्था और एशियाई देशों की संस्था के लिए एक मुहिम चलाया गया और कहा गया कि क्यों ना दक्षिण एशियाई देशों को मजबूती प्रदान की जाए। और इसी दक्षिण एशियाई देशों को व्यापार और वाणिज्य, याद रखिएगा, व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से एक अलग संगठन बनाने की बात 1985 ईस्वी में सामने आई। देखिएगा 1985 ईस्वी में, क्योंकि देखिए कोई भी देश जब तक अपने पूरी तरह से, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को नहीं अपनाता है वो डेवलप नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज हमारा जो देश, आज हमारा कोई भी मार्केट जो है वो ग्लोबलाइजेशन पे यानी उदारीकरण पे निर्भर करता है। तो यहाँ भी वही चीज थी, यहाँ भी वही बात थी। तो 1985 ईस्वी में दक्षिण एशियाई देशों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम था सार्क। यानी 8 दिसंबर 1985, ध्यान रखिएगा, 7-8 दिसंबर को बैठक होती है और 1950 यानी 7-8 दिसंबर 1985 ईस्वी को, ठीक है, यानी 7 दिसंबर को बैठक होती है और औपचारिक तरीके से 8 दिसंबर को, ठीक है, सार्क की स्थापना कर दी जाती है। सार्क का पूरा नाम है साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा। इसकी जो बैठक होती है, याद रखिएगा, ये बैठक जो होती है संपन्न, ये बैठक होती है बांग्लादेश, याद रखिएगा, बांग्लादेश में बैठक होती है, यानी ढाका में इसकी बैठक होती है। लेकिन अगर इसके सचिवालय की बात किया जाए कि इसका सचिवालय कहाँ है, तो इसका जो सचिवालय जो है ये काठमांडू में है, यानी काठमांडू कहाँ, नेपाल। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इसमें भाई देश कितने थे, तो 7, 100 से नाम है, तो इसमें पहले 7 देश थे, याद रखिएगा, 100 से 7 और 100 से 7, यानी 7 दिसंबर को पहली बैठक हुई तो 7 तो हो गया देश। लेकिन हमने कहा क्या बोला कि इसकी जो स्थापना हुई वो कितने तारीख को हुई, वो 8 दिसंबर, तो 8 दिसंबर। अब इसमें अगर वर्तमान समय में देश की बात करेंगे कि वर्तमान समय में देश कितने हैं, तो इसमें 8 देश हैं, ठीक है, वर्तमान समय में इसमें कितने देश हैं, तो 8 देश हैं। तो 8वां देश कौन है भाई, तो अफगानिस्तान है। तो 8 देश याद करने में तो दिक्कत आएगी कि कैसे हम याद करेंगे। तो याद करने का एक हम यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला देते हैं, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर लोग कौन सी डिग्री लेते हैं, तो डॉक्टर लोग जो डिग्री लेते हैं MBBS की डिग्री लेते हैं, और वो किसके लिए लेते हैं भाई, तो वो अपने लिए डिग्री लेते हैं। तो याद रखिएगा कि सार्क में जो सदस्य देश हैं, यानी अगर हम लोग सदस्य देश की बात करेंगे सार्क में, कि सार्क में सदस्य देश कितने हैं, तो सार्क में सदस्य देशों की संख्या वर्तमान समय में 8, पहले कितने, 7, लेकिन 8वां देश कौन, अफगानिस्तान। तो हम लोग अफगानिस्तान से ही शुरू करेंगे अपनी MBBS, याद रखिएगा, अपनी MBBS। ए से क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, आई से इंडिया, एम से मालदीव, बी से भूटान, ठीक है, बी से बांग्लादेश और ए से श्रीलंका। यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो देश जो था, यानी ये सार्क जो था, सार्क का मुख्य उद्देश्य था दक्षिण एशियाई देशों को व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में एक मजबूती प्रदान करना। और जब व्यापार और वाणिज्य में जब मजबूती जो प्रदान जो होते हैं, तो उससे सभी देशों को, ठीक है, कहीं ना कहीं एक लाभ पहुंचता है और सारी जो गतिविधियां जो होती हैं वो अपने अनुसार
ठीक है, वो काम करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए 1985 ईस्वी में दक्षिण एशियाई जो क्षेत्रीय जो सहयोग जो संगठन जो था, सार्क जो था, इसकी स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका की बैठक में किया गया था। लेकिन अगर इसके सचिवालय की बात करें तो इसका सचिवालय काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, उस समय जो सदस्य जो थे देश थे वो 7 थे, लेकिन वर्तमान समय में जो सदस्य जो देश हैं उनकी सदस्यों की संख्या 8 है, यानी 8वां जो देश है वो है अफगानिस्तान। याद करने का तरीका आपको बता दिए, अपनी MBBS। ठीक है, तो ये रहा। देखिए हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये भारत की जो संरचना है इसमें हम वही मेन टॉपिक जो उठा रहे हैं जो आपको हमेशा एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो 2 मिनट फिर से हम ये कर रहे हैं, आप लोग तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम पढ़ रहे हैं। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए इसको। जनसंख्या, यानी जनसंख्या में भारत का जो पोजीशन है वो दूसरे स्थान पे है। दूसरा है विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट लोग भारत में रहते हैं, तो 17.5%। हमारी जनसंख्या वृद्धि कितनी है, 17.7%। तो एक वर्ष में क्या हुआ, 1.77, यानी हम साथ याद रखना है, हम साथ करने का मतलब क्या, 1.77। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करेंगे तो याद रखेंगे क्षेत्रफल में, ठीक है, यानी पूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल जो है वो 3287,263 वर्ग किलोमीटर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर 263 प्रति, यानी वर्ग प्रति जो किलोमीटर जो होता है प्रति वर्ग किलोमीटर, इसके हिसाब से। तो इसको मिलियन में कितना करेंगे, 3.28 मिलियन, याद रखिएगा 3.28 मिलियन। तो 3.28 जो मिलियन है ये हमारा क्षेत्रफल है। लेकिन दूसरा चीज कि कुल भौगोलिक भूमि का कितना परसेंट है, यानी टोटल जो विश्व में, ठीक है, विश्व में जो है उसका टोटल कितना परसेंट हमारे यहाँ भूमि है क्षेत्रफल का। तो देखिए कितना कम है, 2.42%, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो पोजीशन है ये 7वां है। ठीक है, देखिए वही जनसंख्या में क्या है, दूसरा। ठीक है, जनसंख्या में क्या है, दूसरा, और क्षेत्रफल में क्या है, 7वां। ठीक है, यानी कुल क्षेत्रफल का भारत में जो परसेंटेज जो है वो 2.42%। क्लियर। तो देखिए कहीं ना कहीं एक हमारे लिए एक सोचने वाली विषय है ना, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन क्या भूमि को बढ़ा सकते हैं, नहीं। तो इसको अलग तरीके से हम लोगों को प्लानिंग करना होगा। ठीक है, हम लोगों को प्लानिंग करना होगा, तभी हम लोग इस पे, ठीक है, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो काफी अलग तरीके से देख ही रहे हैं बढ़ते जा रही है। चलिए अब जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए जो सोचने वाली जो विषय है, ध्यान रखिएगा, ये है लिंगानुपात। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लिंगानुपात हमारे यहाँ आज भी काफी कम है। देख लीजिए ऐसा लिंगानुपात है कि कई लोग की शादी भी नहीं होगी। सोचने वाली बात है, ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही अलग तरीके से हम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जब तक बेटी नहीं तो बहू आप कहां से लाएंगे। हम तो बार बार बोलते हैं कि ये जागरूकता है और इस पे हम बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाते भी हैं। तो सोचने वाली बात है कि मेरा जो सेक्स रेशियो देखिए, अगर हम लोग 2011 की जनगणना की बात करें तो 943/1000, वहीं 2001 में कितना था, तो 2001 में 933/1000। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कितना ज्यादा, तो कितना ज्यादा, तो मिला लीजिए 10 ज्यादा है। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग राज्य की बात करेंगे तो केरल में सबसे ज्यादा है। ठीक है, केरल में सबसे ज्यादा है, वहीं हरियाणा में कम है। ध्यान रखिएगा, हरियाणा में सबसे कम, ठीक है, सबसे कम है। कितना है भाई सबसे कम, 879/1000। अब हरियाणा में इतना कम था, इसके लिए वर्तमान सरकार जो हमारी जो है अभी वर्तमान सरकार, इन लोगों ने एक नया अभियान चलाया और उसका एक सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला। हरियाणा में से ही 2016 में, याद रखिएगा, एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
देखिए ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चलाया गया और इसका सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला। ठीक है, जो हरियाणा में 879 यानी 879 था, आज कहीं ना कहीं यहाँ पे इजाफा देखने को मिल रहा है। क्योंकि सोचने वाली बात है, भाई लड़का या लड़की, आप ठीक है सभी लोग कहते हैं कि लड़का, अरे भाई लड़की ही आगे चलकर बहू बनती है, बेटी ही आगे चलकर बहू बनती है। जब ये हमारे लिए एक सोचनीय विषय है जो समाज के लिए और हमारे लिए यानी पूरे यानी हम लोग, हमारी जो सोसाइटी है, सरकार है, इस पे सभी को एक अलग तरीके से सरकार ठीक है कानून बनाती है, लेकिन हर जगह कानून काम नहीं आता है, अपनी हमारी सोच भी काम आती है। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। अरे तो देख लीजिए क्या कंडीशन है, ऐसे भी 57 लोगों की शादी यहाँ पर नहीं होने जा रही है। ठीक है, 57 कम है। ठीक है, 57 कम है। बिहार का देख लीजिए, बिहार में तो और भी कंडीशन खराब है। ठीक है, बिहार में देख लीजिए, बिहार में क्या है भाई, तो बिहार में 918/1000, यहाँ तो 82 लोगों की शादी तो होगी ही नहीं। ठीक है, हंसिए नहीं, ये यहाँ सोचिए, ये जब हम बार बार जो बोलते हैं ये कहीं ना कहीं आपको अंदर से जागरूकता है। पढ़ाने के साथ साथ समाज को जागरूक करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। हम लोग केवल अधिकार की बात समझते हैं, हम लोग कर्तव्य को भूल जाते हैं और हर बार सरकार को दोष देते हैं, हर बार दूसरे को दोषी देते हैं। ये तो अपने पे भी लागू हो सकता है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सोचने वाली विषय है कि आखिर क्यों हमारा अनबैलेंस होते जा रहा है और असंतुलन। तो जब असंतुलन होगा तो स्वाभाविक है कि कई विकृतियां उत्पन्न होगी। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से बता रहे हैं, सेक्स रेशियो, ये जो सेक्स रेशियो है 2011 के अनुसार भारत में 943/1000 है, यानी 57 कम। उसी तरह सबसे कम की बात करेंगे तो हरियाणा में 879 यानी 879 यानी 1000 में। ठीक है, और यहीं से 2016 में नरेंद्र मोदी के द्वारा ठीक है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया, जिसका सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहीं बिहार में अगर लिंगानुपात की बात करेंगे 2011 के अनुसार तो 918/1000। तो ये राष्ट्रीय आंकड़ा से कितना कम है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो राष्ट्रीय आंकड़ा से बिहार का जो कम है ये 25 कम है, यानी राष्ट्रीय आंकड़ा कितना है मेरा 943। तो राष्ट्रीय आंकड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब 2001 से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो 2001 में मेरा राष्ट्रीय आंकड़ा कितना था 933, लेकिन इस बार क्या हुआ है 10 वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये हम लोग का भारत की संरचना से रिलेटेड रहा। इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। ठीक है, उसको फिर बाइफरकेट करके अलग अलग तरीकों से पढ़ाएंगे, लेकिन आज एक कवर करने का ये रहा कि थोड़ा सा हम लोग उन टॉपिकों को देखें जो कहीं ना कहीं हमें एक एग्जाम के व्यू से, नॉलेज के व्यू से, और नॉलेज के व्यू से आपको ये जो टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे सोचने वाला विषय है। जो हमारा जो लिंगानुपात जो हमारा घटते जो जा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमें इस पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो एक कोशिश की गई कि कम समय में एक भारत की संरचना के बारे में, भारत के बारे में बताया जाए। ठीक है, ये तो सभी लोग जान रहे हैं कि कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, हर बार पढ़ते हैं, तो उस चीज को हम लोग नहीं लिए। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है, इन सभी चीजों को भी हम लोग इसमें नहीं रखे, क्योंकि उसको वो लगभग सभी लोग जानते हैं। जो मेन एग्जाम के जो व्यू से जो था इसमें हम लोग कवर किए, फिर आगे भी ठीक है इसको देखा जाएगा कि कैसे। तो चलिए आज इतना रहने दीजिए, फिर आगे हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।